Okay, good morning, students. In the last lecture, we discussed about the three factors of production, which were land, labor, and capital. As you know, and I told you earlier that the main activity of the Palampur is the agriculture production. So, in the production activities, we include agriculture activities as well as non-farming activities. So now we will discuss the non-farming activities in Palampur. First of all, what is non-farming activities? The activities which are not related to the farm production are called non-farming activities. इसका रिलेशन जो है वो किससे नहीं होता? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता. अब हमने कहा था 75% ऑफ पीपल इन पालमपुर आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज. सो द रेस्ट ऑफ 25% पीपल आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज in Palampur. Now what are the major non-farming activities which are prevailing in the Palampur? First is dairy farming. Second is small scale manufacturing. Small scale manufacturing. Third is shopkeeping. And the fourth is transport. These four are the major non-farming activities which are done in the Palampur. One by one we will discuss. First is the dairy. Dairy is another common activity of the Palampur. It is another common activity done by the people of the Palampur. Secondly, what the people did? The people feed their cattle or buffaloes on jowar and bajra and grass. अब वहां के लोग जो हैं वो अपने कैटल्स को कैसे फीड करते हैं? ज्वार बाजरा जो वहां पर वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और ऑन द ग्रास. नाउ व्हाट हैपन? दिस गेट मिल्क एंड द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. अब वहां का जो विलेज है वहां पर नियर बाय विलेज रायगंज में वो अपनी उस मिल्क को सेल करते हैं. अब यहाँ पर जैसे कि आज के टाइम में जो डेयरी फार्मिंग है वो बहुत ही एडवांस फार्मिंग बन चुका है. इसमें सिर्फ हम जो मिल्क सेलिंग का ही काम नहीं करते और सिर्फ पहले क्या होता था कि अपने गांव में अपने एरिया में ही वो मिल्क सेल किया जाता था. लेकिन जैसे जैसे पास्चराइजेशन और रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज आई हैं, डेयरी फार्मिंग जो है वो एक लार्ज स्केल पर जो है फार्मिंग होने लगी. इसी तरीके की कुछ एडवांसमेंट हमें रायगंज में भी मिलती है, सॉरी पालमपुर में भी मिलती है. वहां पर भी जो चिलिंग सेंटर्स हैं यानी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज जो हैं, चिलिंग सेंटर्स वर सेट अप बाय 2 traders ऑफ शाहपुर के जो 2 ट्रेडर हैं वो वहां पर चिलिंग
सेंटर उन्होंने सेटअप किया, उससे क्या फायदा होगा? देखो मिल्क जो है वो एक पेरिशेबल गुड्स है जिसको आप ज्यादा देर तक जो है वो सेफ नहीं रख सकते हो। आप घरों में भी मिल्क को रखते हो तो उबाल देने के बाद उसको फ्रिज में रखते हो, अगर आपको 1 और 2 डेज उसको सेफ रखना है। तो इसीलिए जो मिल्क है वो जैसे ही उसको निकाला जाता था तभी की तभी विलेज में उसे सेल कर दिया जाता था। फिर जो 2 ट्रेडर्स है उन्होंने वहां पर चिलिंग सेंटर सेटअप कर दिए, यानी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज आ गई। रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज के कारण अब मिल्क को कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रखा जा सकता था। नाउ द मिल्क कैन बी सोल्ड इन द टू द फार ऑफ प्लेसेस। अब दूर के जगह पर भी, दूर के विलेजेस पर में भी मिल्क को वहां से सेल किया जाना लगा ड्यू टू द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, यानी डेयरी फार्मिंग जो है वो भी वहां पर थोड़ी एडवांस फार्मिंग बन रही थी। सेकेंड है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। That is the second non-farming activities in Palampur. Less than 50 people were engaged in small scale manufacturing. Secondly, it increases the production. It increases the production. Thirdly, अनलाइक द बिग सिटीज, जैसे कि बिग सिटीज में आप देखते हो कि क्या होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, सारा काम मशीनों से होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर एंगेज्ड इन बिग सिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, बट इन पालमपुर इट इज ऑन स्मॉल स्केल। इट इज ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मीन्स कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप नहीं की गई। द प्रोडक्शन इज डन इन द एट द होम, यानी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ पर है, घरों पे ही लगाए जाते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। सो अगर हम छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। सो द लेबर इज प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर्स, जैसे कि शूज मेकिंग का काम है, दिया मेकिंग का काम है, कैंडल मेकिंग है, मैच बॉक्स मेकिंग है। इस तरीके की छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर सेटअप की गई। जो ये सेटअप है वो घरों में ही किया जाता था और फैमिली मेंबर्स ही उसमें लेबर प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं पालमपुर में। इसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरीज जो है वो दी गई है। मिश्री लाल जो एक क्या परचेज करता है, ही परचेज मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन विच रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले क्या होता है कि वो सारा जो काम है किससे किया जाता था, मैनुअली किया जाता था। लेकिन जैसे ही उसने क्रशिंग मशीन खरीदी तो उसका वो काम फ्रीक्वेंटली होने लगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया ड्यू टू द मशीनरी। अब वो आसपास के फार्मर से भी शुगर केन परचेज करने लगा और उसको किस में कन्वर्ट करने लगा, जैगरी में, और उस जैगरी को वो जो नियर बाय विलेज है उनमें सेल करने लगा। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, जिससे जो लोग हैं वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नाउ द थर्ड एक्टिविटी इज शॉपकीपिंग। द शॉपकीपर्स, अब वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, these are very few, people who are engaged in this activity.
अब जो गांव में आपने देखा होगा कि विलेजेस में जो शॉप्स होती हैं उनमें आपको हर तरीके का जो सामान है एक ही शॉप पर मिल जाता है। जैसे कि आप शहरों में देखते हो हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग शॉप पर जाना पड़ता है, बट विलेजेस में क्या होता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही स्टोर में या एक ही शॉप पे आपको मिल जाती है। सो दे हैव स्मॉल stores with all essential goods। जो भी जरूरत की चीजें हैं वो एक ही शॉप पर मिल जाती हैं, और ये शॉप्स जो हैं वो मोस्टली कहाँ होती है, उनके घरों में ही वो खोल के रखते हैं। तो ये जो शॉपकीपर्स हैं, विलेजर्स जो हैं शॉपकीपर्स, वो क्या करते हैं, दे परचेज, कहाँ से लेके आएंगे वो गुड्स को, दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन सिटीज। होलसेल मार्केट क्या होती है, जहां पर आपको गुड्स जो हैं वो बल्क में मिलते हैं, यानी आपको एक साथ क्वांटिटी लेनी होती है। जब आप एक साथ किसी चीज की क्वांटिटी खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ती है, कम पड़ती है, जिसे बाद में रिटेल में बेचने में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो देन दे सेल these goods in village। फिर वो वहां से परचेज करके उन गुड्स को कहाँ पर, विलेज में सेल करते हैं। इसके साथ साथ ये तो विलेज के अंदर की शॉपकीपिंग है। इसके साथ आपने देखा होगा जब कभी आप जाते हो किसी विलेज में, देयर आर सम शॉप्स एट द बस स्टैंड ऑल्सो। Bus stand also, and what they sell eatables। mostly eatables goods जो है वो सेल की जाती है यहाँ पर। so they sell eatables। so this is the shopkeeping process in the Palampur। we have a short story about Kareem। you have to read this story through your text notebook। now the last one is fourth, transport। Fourth non-farming activity is transport। Actually, transport is a fast-growing activity in Palampur। हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी सीन ऑन द रोड्स which are connected to the Raiganj and the Shahpur। number of vehicles like rickshaw wala, tonga wala, bogies, jeep, tractor, truck, all we can see on the road। so are a variety of vehicle on the road, we can see a variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj। अब किस किस तरीके के व्हीकल्स हम वहां पर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, बुलो कार्ट, बोगीज etc we can see on this road। now what they did, they carry people and goods from one place to another। ferry means कि जो वो है
ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, they took the people and goods from one place to another. So वो जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, and for that they get paid for that, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, मनी मिलती है. So by this they get good earning. अब इससे उनकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, और इसीलिए पिछले कुछ सालों से जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है वो रायगंज में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक्टिविटी बन गई है. इसमें हमें एक और शॉर्ट स्टोरी जो है वो मिलती है किशोर की, कि उसके पास फार्मिंग एक्टिविटी से इतना नहीं हो पाता कि वो अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स की नीड को फुलफिल कर सके. सो ही took the loan from the bank and purchased a bullock. That now what happened? He began to sell the milk in the villages, from which he get money, and in addition he added a bullock, a cart with his bullock. Now he traveled to the Ganga river and took clay for the potters. Now he managed to 2 or 3 times earning than before. गंगा के रिवर पर जाता है, पोटर्स के लिए क्ले लेके आता है. आफ्टर देन he also managed to sell the jaggery in the nearby villages. So he managed to increase his earning by the transportation. So these are the non-farming activities which are mostly done in the Palampur. Now the question is कि हम जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इट इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. इम्पोर्टेंस क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की? इट इंक्रीज the infrastructure of economy. It helps to develop the country को डेवलप करने में हेल्प करती है. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनाल्स, ये सब जो है वो किसके कारण, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये जो है वो हमारी इकोनॉमी में ग्रो करती है. और इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इन सब चीजों से जब ये चीजें हम अपनी कंट्री में एस्टेब्लिश करेंगे तो इससे क्या होगा, डिफरेंट सर्विसेज में, डिफरेंट यूनिट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कंट्री की, वो भी सॉर्ट आउट होती है थ्रू दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज जीडीपी. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमारे जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसे भी इससे क्या मिलता है, इंक्रीज मिलता है. अब इसको हम जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जो इतनी इम्पोर्टेंस है, तो इट मीन्स हमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी एनहेंस करना चाहिए. और इसके लिए एनहेंस करने के लिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को वो हम कैसे कर सकते हैं? सो द वेज बाय विच non-farming activities can be increased. कौन से हैं? सबसे पहले हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कि जब हम अपना कंट्री में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे या रोड्स बनाएंगे, उससे हमारी ये फैसिलिटीज भी इंक्रीज होंगी. जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं
इंडस्ट्रीज इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कहीं पर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो इस इंडस्ट्री से क्या होगा कि और ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज को जो है सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चाहिए होगी। इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल मैटर सेटल डाउन करने के लिए बैंक्स भी चाहिए होंगे। तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने से हमें वहां पर वर्कर को काम करने वाले वर्करों के लिए क्या चाहिए होगा, हाउसेस भी चाहिए होंगे, मार्केट्स भी चाहिए होंगे। तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने से ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट सेक्टर्स भी डेवलप होंगे। सेकेंड जो है वो हमें क्या करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। थ्रू द एजुकेशन वी कैन इंक्रीज द स्किल ऑफ द पीपल। एजुकेशन से हम लोगों की स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आज तक क्या होता था इंडिया में पहले कि जो भी आगे बच्चे होते थे वो अपने फोर फादर का ही बिजनेस करते थे, या चाहे वो शूज मेकिंग का काम है, अमेंडमेंट का काम है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कपड़ा बुनने का काम है, वो सारा अपने फोर फादर का ही काम आगे फॉलो करते थे। तो इसलिए इतने डेवलप नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके पास और कोई स्किल ही नहीं थी। But now we can provide the education, and through the education we can provide them skill to do different tasks. तो इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कब बना पाएंगे, जब इजीली लोन होगा। सो इजी लोन कैन बी प्रोवाइडेड or must be provided to the poor people, so they can establish the small scale industries or non farming services. इजी लोन मिलने से बैंक जो है वो ऐसे नीडेड पीपल को इजी लोन प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज या अपनी नॉन फार्मिंग सर्विसेज लाइक डेयरी और शॉपकीपिंग, इस सबको जो है वो आगे ले जा सके। जिससे कि क्या होगा कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और नो डाउट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इकोनॉमी का या कंट्री का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। So this is all about the chapter, the story of village Palampur. Now you have to prepare all notes related to the content, even in given short stories also in the textbook. Okay, Akash sir. Akash sir.